जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि देखिए आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 हिस्ट्री यानी इतिहास। देखिए आपका मध्यकालीन इतिहास है, याद रखिएगा। जो एशियंट हिस्ट्री होती है वो प्राचीन इतिहास होती है, ध्यान रखेंगे ये भी, ठीक है। इतिहास को ही मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, याद रखिएगा। इतिहास में साथियों आपको जो सेकेंड पेपर है इसमें आपके 3 पेपर होते हैं। आपके जो पेपर जो 3 होते हैं उसके अलग-अलग नाम भी होते हैं, ठीक है। देखिए पेपर 2 में आपका रहेगा, पेपर का नाम है आपके हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, 1815 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। यही आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा मिलेगा। जो विद्यार्थी 5th सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट का पेपर दिए थे, ठीक है, पेपर 2 में, इतिहास के पेपर 2 में, 5th सेमेस्टर के इतिहास के पेपर 2 में जिसका एग्जाम दिए थे आप, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1815 से 1945 ईस्वी तक, यही 6 सेमेस्टर में भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यही आपके पेपर का नाम है। देखिए ध्यान रखिएगा, आधुनिक विश्व का इतिहास 1815 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए इसमें मैं कुछ और आपको बता देता हूँ। क्लास 1 है और यूनिट भी 1 है, ठीक है। यूनिट 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट की के साथ। देखिए इंपॉर्टेंट की जो होते हैं इसको मिस मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने 5th सेमेस्टर में भी आपको काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाया था, ठीक है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है साथियों, पहला प्रश्न है आपका, सन 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई फिलिप प्रथम, ठीक है, लुई फिलिप प्रथम 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1848, ठीक है। उस समय 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके शासक लुई फिलिप प्रथम थे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा पहले मैं की पॉइंट्स पढ़ा देता हूँ। देखिए इसमें की पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। साल 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई फिलिप प्रथम फ्रांस के राजा थे। लुई फिलिप 1830 से 1848 तक फ्रांस के राजा रहे, ठीक है। 1848 की क्रांति के बाद लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी। क्यों? देखिए 1848 की क्रांति ने सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार को पूरा किया। इसके नतीजे के तौर पर फ्रांस के पहले राष्ट्रपति लुई नेपोलियन बोनापार्ट चुने गए, ठीक है। जो ये आपके थे लुई फिलिप प्रथम। इसके बाद आपका जो फ्रांस की गद्दी थी उस पर किसने अधिकार किया? लुइस नेपोलियन ने, ठीक है, लुइस नेपोलियन बोनापार्ट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लुई फिलिप प्रथम के बाद जो नेपोलियन था यह गद्दी पर बैठा था, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा। लुई फिलिप के बाद, ठीक है, फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा? तो लुइस नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें की पॉइंट्स आपको साथ में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके आप जरूर शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, ठीक है। नए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर क्लास अच्छा लगता है तो, ठीक है। लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। व्हाट्सएप पर एक ही शेयर करिएगा लेकिन ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, इटली के राष्ट्रवादियों ने किस गुप्त दल का गठन किया जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था? जालवेरिन, डायट, कार्बोनारी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी है कार्बोनारी, ठीक है। इटली के राष्ट्रवादियों ने जो कार्बोनारी गुप्त दल का गठन किया था जिसका उद्देश्य क्या था? छापामार युद्ध, ठीक है, राजतंत्र को नष्ट करके गणराज्य की स्थापना करना। याद रखिए कभी कभी ये कार्बोनरी लिख करके देता है एग्जाम में, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा इसके कुछ की पॉइंट से मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए इटली के राष्ट्रवादियों ने 1820 ईस्वी में एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन किया, ठीक है, कार्बोनरी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1820 ईस्वी में ये इसकी स्थापना हुई थी कार्बोनरी की, ठीक है। इस गुप्त दल का मकसद क्या था? छापामार युद्ध के जरिए राजतंत्र को खत्म कर गणराज्य की स्थापना करना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि कार्बोनरी जो दल था ये कैसा दल था? तो गुप्त दल था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1820 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो राजतंत्र था इसको खत्म करके गणराज्य बनाना, ठीक है। इस दल से प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता
जोसेफ मेजिनी का भी संबंध था। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो दल था कार्बोनरी, इसका संबंध किससे था? जोसेफ मेजिनी। ठीक है, जोसेफ मेजिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, इनसे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 6 सेमेस्टर में। ठीक है, देखिए जोसेफ मेजिनी एक इतालवी क्रांतिकारी थे। ठीक है, उन्होंने 1831 ईस्वी में फ्रांस के मार्सिले में यंग इटली नाम की संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी भैया? तो यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने की थी। किसने? जोसेफ मेजिनी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर साथियों इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पीडीएफ अगर आप इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप, ठीक है, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको सारे इम्पोर्टेंट की भी मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए मेजिनी निम्न में से किस संगठन से संबंधित था? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, कार्बोनरी। ठीक है, कार्बोनरी है, ध्यान रखेंगे इस बात को। निम्न में से जो कार्बोनरी संगठन है ये मेजिनी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न क्या भैया आपका? चौथा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में किसके आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो नेपोलियन के आक्रमण ने बहुत ही योगदान दिए थे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। 18वीं शताब्दी के आखिरी सालों में नेपोलियन के आक्रमणों ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार में अहम योगदान दिया। नेपोलियन ने इटली, पोलैंड, जर्मनी और स्पेन में नवयुग का संदेश पहुंचाया। ठीक है, नेपोलियन ने के आक्रमणों ने इटली और जर्मनी में एक नया अध्याय शुरू किया। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट की याद रखिएगा, आपको सब्जेक्टिव टाइप लिखने में भी हेल्प होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां कहां पर एकत्र हुईं? तो वियना सम्मेलन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की जो विजयी शक्तियां थीं वियना सम्मेलन में एकत्र हुई थी, ध्यान रखेंगे। छठवां प्रश्न है आपका, वियना किस यूरोपीय देश की राजधानी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आएगा तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की। ठीक है, वियना थी ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट की भी याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यह ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा शहर है और 9 संघीय राज्यों में से एक है। वियना ऑस्ट्रिया का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र है। यह छठा सबसे बड़ा यूरोपीय शहर है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य देश है, इसे भी याद रखिएगा। और 1 जनवरी 1995 से इसकी आधिकारिक मुद्रा यूरो है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि वियना का मुद्रा क्या है? तो यूरो है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आधिकारिक मुद्रा कब से चालू हुई थी यूरो? 1 जनवरी 1995। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों तो भी ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 7वां प्रश्न है आपका, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन साथियों 1815 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए की पॉइंट्स ध्यान से देखिएगा। वियना कांग्रेस यूरोपीय देश के राजदूतों का एक सम्मेलन था। यह सम्मेलन सितंबर 1814 से जून 1815 तक वियना में आयोजित किया गया था। ठीक है, वियना में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी भैया? तो ऑस्ट्रेलिया के राजनेता थे मेटरनिख। ठीक है, उन्होंने किया था। आपके एग्जाम में पूछेगा कि वियना में जो आयोजन सम्मेलन हुआ था, ठीक है, यूरोपीय देशों का, वियना कांग्रेस, ठीक है, इसके राजनेता कौन थे या फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी वियना कांग्रेस की? तो मेटरनिख ने की थी। ठीक है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला देखिए, इसमें इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से जुड़े मुद्दों को सुलझाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके अलावा इसका मकसद यूरोप के लिए दीर्घकालिक शांति रणनीति बनाना भी था। ठीक है, चलिए इसमें अगला की पॉइंट याद रखेंगे। इस सम्मेलन में रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा और इंग्लैंड ने हिस्सा लिया था। आपके एग्जाम में पूछेगा वियना कांग्रेस में हिस्सा किसने किसने लिया था भैया? रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा और इंग्लैंड। अच्छा, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे सर? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछेगा आपसे, इनमें से कौन
वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुआ था। आपके 4 ऑप्शन देगा, देशों के नाम दे देगा, ठीक है। तो देशों के नाम अच्छे से अगर आपको याद रहेगा तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस संधि पर 25 अप्रैल 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। वियना कांग्रेस की जो संधि हुई थी उस पर 25 अप्रैल 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 8वां क्या है भैया? वियना कांग्रेस के समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? बताइए। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, याद है कि नहीं? मैंने कहा था ना आपके एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये 100% आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। वियना कांग्रेस के समय ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। देखिए, जो लोग इम्पोर्टेंट की मिस करेंगे, याद रखिएगा, उनके कई सारे प्रश्न एग्जाम में छूट जाएंगे, ठीक है। और आपके जब महासंग्राम रिवीजन इस क्लास के जो ये पेपर है आपका, ठीक है, आधुनिक विश्व का इतिहास, जब इसका मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जो रिवीजन क्लासेस होती हैं 100 200 300 प्रश्न जो कराए जाते हैं साथियों, उसमें आपके नोट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। इसलिए जब यूनिट वाइज पढ़ाया जा रहा है तो यूनिट वाइज आप एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि रिवीजन अच्छे से हो सके और एग्जाम में अच्छा से आप दे सकें, ठीक है। चलिए, 9वां प्रश्न है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या कारण था? यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का जो कारण था साथियों, फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरक प्रभाव था, नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार का प्रभाव था, मध्यम वर्ग की उत्पत्ति थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे क्या है? इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरिबाल्डी को कहा जाता है भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या है? देखिए, अभी मैंने शुरू में आपको पढ़ाया है, ठीक है। यंग इटली की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा, 100% याद रखिएगा। तो यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई थी। किसने की थी भैया? जोसेफ मेजिनी ने, ठीक है, जोसेफ मेजिनी ने की थी, ठीक है। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यंग इटली की स्थापना 1831 मोजेनी, ठीक है। देखिए, की पॉइंट्स में जब आप देखेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जोसेफ मेजिनी ने 1831 में फ्रांस के मार्सिले शहर में यंग इटली की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कि मेजेनी ने 1831 में फ्रांस के किस शहर में यंग इटली की स्थापना की थी भैया? तो मार्सिले शहर में, ठीक है। कब की थी? 1831। किसने की थी? जोसेफ मेजिनी ने, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, इस संस्था के सदस्य बनने के लिए, यानी जो यंग इटली जो संस्था थी, इसका सदस्य बनने के लिए 18 से 40 साल की उम्र के लोग ही इसमें योग्य होते थे, ठीक है। यंग इटली का इतालवी नाम क्या भैया? ला जियोवाइन इटालिया, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा। इनमें से कौन इटली का इतालवी नाम है? ठीक है, आपके 4 ऑप्शन देगा, ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ लीजिए इसे, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें अगला इम्पोर्टेंट की क्या है? इससे भी कई सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, जोसेफ मेजिनी इटली के राजनेता, पत्रकार और एकीकरण के कार्यकर्ता थे। उन्हें इटली का स्पंदित हृदय कहा जाता था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि इटली का स्पंदित हृदय किसे कहा जाता है? तो जोसेफ मेजिनी को, ठीक है। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे, ठीक है, जिन्होंने 1833 में बर्न में यंग यूरोप की भी स्थापना की थी। आपके एग्जाम में पूछेगा यंग इटली, तो भी आपके कौन होंगे भैया? जोसेफ मेजिनी, ठीक है। आपके पूछेगा यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यंग यूरोप की स्थापना किस सन में हुई थी? 1833 में, ठीक है। कहाँ हुई थी? बर्न में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 12 है आपका, कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बताइए। तो गिवर्टी थे भैया आपके, ठीक है। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिवर्टी थे। इसमें इंपॉर्टेंट की क्या होंगे? तो कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना गिवर्टी ने साल 1810 में की थी। कार्बोनरी एक गुप्त संस्था थी। कार्बोनरी का मतलब है भैया चारकोल बर्नर, ठीक है। कार्बोनरी की स्थापना 1810 कहाँ हुई थी? नेपल्स में, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि कार्बोनरी की स्थापना किस सन में और कहाँ हुई थी? तो 1810 में नेपल्स में हुई थी, ठीक है। चलिए, किसने करी थी भैया? तो गिवर्टी ने करी थी, ठीक है। चलिए, 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका? इटली देश का जन्म कब हुआ? इटली देश का जन्म कब हुआ था भैया? तो 2 अप्रैल 1860 ईस्वी में, ठीक है।
चलिए इम्पोर्टेंट की के साथ आपको और सारे प्रश्न दिखाएंगे। देखिए, इटली की स्थापना 2 अप्रैल 1807 को हुई थी। वहीं इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 1815 में वियना में शुरू हुई थी। 1871 में रोम को इटली की राजधानी घोषित किया गया। ठीक है। चलिए, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजीनी को माना जाता है। वहीं विक्टर एमानुएल द्वितीय को वर्तमान इटली का जनक माना जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है वर्तमान इटली के जन्मदाता कौन है, तो इमानुएल द्वितीय। ठीक है, विक्टर इमानुएल द्वितीय वर्तमान इटली के जनक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इटली प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थान और केंद्र था। ठीक है, रोम की स्थापना 753 ईसा पूर्व में एक राज्य के रूप में हुई थी और 509 ईसा पूर्व में यह एक गणतंत्र बन गया था। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट की को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या है, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया, तो रोम को संयुक्त इटली की राजधानी 1871 ईस्वी में घोषित किया गया था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है भैया, प्रश्न नंबर 15 है, एकीकरण से पूर्व जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो एकीकरण से पहले जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रूसिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। की पॉइंट्स क्या है आपके, जर्मनी का पहला एकीकरण कब हुआ था, 1871 में। इस एकीकरण में यूरोप के ज़्यादातर जर्मन भाषी राज्य प्रूसिया के अधीन एकजुट हुए। इस एकीकरण का श्रेय ऑटो वान बिस्मार्क को दिया जाता है। 1990 में शीत युद्ध को खत्म होने के बाद, ठीक है, 1990 में शीत युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी का दूसरा एकीकरण हुआ। इस एकीकरण का श्रेय मिखाइल गोर्बाचोव को दिया जाता है। 1945 से 1990 के बीच जर्मनी पूर्व और जर्मनी पश्चिम में बटा रहा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट की बताए हैं याद रखिएगा, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है। चलिए, अगला आपका देखते हैं भैया क्या है। अगला प्रश्न है आपका, किसे प्रूसिया का चांसलर नियुक्त किया गया था, तो साथियों जो बिस्मार्क थे इन्हें प्रूसिया का चांसलर नियुक्त किया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 आपका, बिस्मार्क किसके विचारों से काफ़ी प्रभावित था, जो बिस्मार्क है किसके विचारों से, तो देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में जो होता है ऑप्शन में हीगेल देता है और कभी कभी मैकियावेली देता है, इसीलिए मैंने दोनों आपको लिख करके दे दिया। ठीक है, देखिए यदि आपके एग्जाम में कभी कभी जो हीगेल देगा तो आप हीगेल पे लगाएंगे, मैकियावेली देगा तो मैकियावेली पर लगाएंगे, अगर दोनों देगा तब क्या करेंगे सर, तो मैकियावेली पर लगाएंगे। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 18, बिस्मार्क ने किस नीति का अवलंबन किया, तो भैया आपका रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। ठीक है, बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। इसमें की पॉइंट्स क्या है भैया, तो बिस्मार्क 1862 में प्रूसिया का चांसलर बना। उसने अपनी कूटनीति सूझबूझ और रक्त एवं लौह नीति से जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। बिस्मार्क अपने युग का बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। वह रियल पॉलिटिक की नीति के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण उसे लौह चांसलर के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है लौह चांसलर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिस्मार्क को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट की है। चलिए, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क की विदेशी नीति के कुछ सिद्धांत हैं, कौन कौन से, जर्मन विरोधी शक्तियों को अलग थलग रखना, फ्रांस को मित्र विहीन बनाना, उदारवाद का विरोध करना, सैन्यवाद में आस्था रखना। ठीक है। चलिए, 19 नंबर प्रश्न क्या है, जालबेरीन एक संस्था थी, सैनिकों की, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की या पादरियों की, तो व्यापारियों की। ठीक है, जालबेरीन एक व्यापारियों की संस्था थी। 120% गारंटी है मेरी, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे 6 सेमेस्टर में, याद रखिएगा। चलिए, की पॉइंट्स क्या है आपके, की पॉइंट्स है आपके, जालबेरीन एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, यह एक आर्थिक संगठन था जिसे 1832 में प्रूसिया ने जर्मनी के 12 राज्यों के सहयोग से बनाया था। अच्छा, इसको किसने बनाया था भैया, प्रूसिया ने, किसके सहयोग के, जर्मनी के 12 राज्यों के सहयोग से। कब बनाया था, 1832 में, लेकिन यह प्रभाव में कब आया, लागू कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1834 से। ठीक है,
अच्छा, इसमें अगला देखिए ज्वेलेरिन जो ज्वेलेरिन है भैया आपके जालबेरिन है, ठीक है। जालबेरिन का अर्थ क्या होता है? तो जर्मन भाषा में सीमा शुल्क संघ बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जालबेरिन का मतलब क्या होता है भैया? सीमा शुल्क संघ, ठीक है। अच्छा, इस नाम से मशहूर इस संगठन का मकसद क्या था? क्षेत्रों में टैरिफ और आर्थिक नीतियों का प्रबंधन करना। 1 जनवरी 1834 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ। इसने पूरे जर्मनी में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? देखिए, अच्छा इसमें जो मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। जेलबेरिन का या फिर जालबेरिन का मतलब क्या है भैया? सीमा शुल्क संघ, ठीक है। 1834 में प्रशिया के नेतृत्व में जर्मन सीमा शुल्क संघ की स्थापना हुई, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना पूछा है डायरेक्ट, ठीक है। 1834 यहाँ पर दिया है तो 1834 होगा आपका, 1 जनवरी 1834, याद रखिएगा। शुरू कब हुआ था? 1832 में, लेकिन आपका जो प्रभाव में आया था, ठीक है, स्थापना जिसे बोला जाता है, तो 1834 याद रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में 1834 नहीं देगा तो 1832 देगा, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, अगला क्या है आपका? बिस्मार्क को प्रशा के चांसलर पद पर किसने नियुक्त किया? तो भैया आपके विलियम ने नियुक्त किया, ठीक है। बिस्मार्क को प्रशा के चांसलर के पद पर विलियम ने नियुक्त किया। प्रश्न नंबर 21 का भैया, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन सा देश था? तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश ऑस्ट्रिया था। अच्छा, क्यों था? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया के अधीन इटली के 2 प्रांत थे, कौन से? लोम्बार्डी और वेनेसिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा उसे। 22 नंबर है, किसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? तो काउंट काबूर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या है भैया? इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इटली का जो एकीकरण है भैया, यह मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी, ये तीनों को दिया जाता है, ठीक है। इटली के एकीकरण का श्रेय ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। ये भी 100% प्रश्न याद रखिएगा, 120% गारंटी है मेरी, ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 24 क्या है आपका? वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में किस युग की अंत हुई? तो वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग की अंत हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या है? वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में किस युग की शुरुआत हुई? मेटरनिख युग की शुरुआत हुई भैया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 26 आपका इसमें पूछा है, जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो चार्ल्स दसम था, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये 10 है आपका, ठीक है, रोमन अंक में लिखा है, ऐसे ना लिख करके आपके हिंदी में लिख करके देगा, इस तरह से दसम, ठीक है। तो याद रखिएगा, चार्ल्स दसम 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था, ठीक है। अच्छा, की पॉइंट्स क्या है सर? की पॉइंट्स है आपका कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ के राजा चार्ल्स दसम को पदच्युत कर दिया गया। अच्छा, चार्ल्स दसम के बाद फ्रांस का जो राजा बना वो कौन था? तो उसका चचेरा भाई लुई फिलिप गद्दी पर बैठा, ठीक है। चलिए, 27 नंबर प्रश्न क्या है? वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा किसे बनाया गया? वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा लुई 18वां को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। की पॉइंट्स क्या है सर? की पॉइंट्स है आपका कि वियना कांग्रेस के बाद बुब्रो वंश के लुई 18वें को फ्रांस का राजा बनाया गया, ठीक है। अच्छा, लुई 18वां किस वंश का था भैया? तो बुब्रो वंश का, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। 1789 से 1799 के दौरान हुई फ्रांसीसी क्रांति में हाउस ऑफ बारबन के राजा लुई 16वें को मार दिया गया। इसके बाद नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गया, ठीक है। अच्छा, नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में हराया गया था, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 28 है आपका, काउंट काबूर ने किस फ्रांसीसी शासक के साथ संधि किया था? तो नेपोलियन थर्ड के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 29 नंबर प्रश्न आपका क्या है? विक्टर इमैनुएल के काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है।
विक्टर इमैनुअल को काउंट काबूर को किस पर, ठीक है, जो विक्टर इमैनुअल थे भैया, इन्होंने काउंट काबूर को किस पद से किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका? फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुबरो वंश के स्थान पर किस राजवंश को गद्दी सौंपी गई? तो आर्लियंस को भैया सौंपी गई थी, ठीक है। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुबरो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ये आएगा जरूर। अच्छा, इसमें की पॉइंट्स क्या है सर? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुबरो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा। जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी है, इस तरह से शेयर बटन होगा, तो इस पर क्लिक करके जरूर आप शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।